वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गहरी नज़र से जादमी के साथ। और ब्रेक से पहले हम शकील आफरीदी 30 वर्ष की सज़ा सुना दी, उस वाक़े का क्या मंतकी अंजाम यही है, इस पर मीर साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। असल में जी, जब शकील अफरीदी वो शख्स था जिसने वैक्सीनेशन के बहाने वो गया वहाँ उस कंपाउंड में जिसको कहा जाता है मुबैना तौर पर, मैं मुबैना तौर पर कहता हूँ कि उसामा बिन लादेन रह रहा था, ताकि मालूम किया जाए से कि इसके अंदर कौन लोग हैं। और वैक्सीनेशन तो शायद पोलियो की थी, लेकिन उसके पास हेपेटाइटिस बी का भी कुछ उसने फ्रॉड किया हुआ था, ताकि हेपेटाइटिस बी में जो आप खून भी ले सकते हैं तो इसकी वैक्सीन पोलियो की तो बगैर उसके होती है, वो तो कतरे पिलाने होते हैं। तो खून के नमूने लेना उसको इसलिए ज़रूरत है कि मालूम किया जाए कि अंदर कौन लोग हैं, उनका डीएनए टेस्ट करना मकसूद था। अच्छा, ये बहुत बड़ा काम था और एक कवर के अंदर वो कर रहा था और एक दूसरे मुल्क के लिए कर रहा था। अमेरिका हो या कोई भी हो, किसी भी दूसरे मुल्क के लिए कर रहे हो। और यकीनी तौर पर यह जासूसी का काम था। ये जासूसी अच्छी थी, बुरी थी, कुछ थी, लेकिन पाकिस्तान को नहीं पता था ना जी वो जासूसी कर रहा है। और उस पे उसकी रिपोर्ट अब कहा जाता है कि जी कारामद साबित हुई, कुछ भी हो, उसने तो अपना काम कर दिया ना वहां जाकर। उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उसके फौरन बाद जब पता चला कि इस तरह काम हुआ था तो हुकूमत पाकिस्तान ने, बल्कि शायद अफवाज पाकिस्तान ने इसको गिरफ्तार कर लिया। अब उसका केस यहाँ था, अमेरिका कहता था इसको छोड़ो। बड़ा किसी ने खूबसूरत फिक्रा कहा, अगरचे मेरे दोस्त पर भी ये फिट आता है, अब आ रहा है, लेकिन क्या करूं, फिक्रा तो रह नहीं सकते। उन्होंने कहा कि जी अमेरिका अपना तीसरा आदमी भी ले जाएगा। पूछा भाई कौन, पहले दो कौन थे, ये तीसरा आदमी से क्या मुराद है? उन्होंने कहा रहमत डेविस और हुसैन हक्कानी के बाद अब वो शकील अफरीदी को भी ले जाएगा। यानी लोग इस तरह इंटरप्रेट करते हैं अब इन वाकयात को। तो शकील अफरीदी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जासूसी का काम किया। सजा कौन दे? कोर्ट मार्शल के तहत सजा दी जाए, आम अदालत में चलाया जाए। तो वो फ्रंटियर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं वो मौजूद हैं हमारे यहाँ, उसके तहत उसको 30 साल की सजा सुना दी गई है और जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और साथ ही सजा सुनाने के साथ साथ उसको जुर्माना भी शायद 3 लाख या कितना किया गया है कि उसे अदा करना है। इस पूरे पस मंजर ये है कि अगर कोई शख्स अपने मुल्क के लिए, फिर देखिए इनकलाब, फैज साहब ने नज़में लिखी, बहुत से लोगों ने नज़में लिखी उस शख्स पर जिसने रूस को एटमी राज फराहम किए थे अमेरिका के, और वो कहते थे कि इनकलाबी बम बन गया। अब हमारे इस्लामी बम पे तो बहुत एतराज़ है, हमारे AQ खान पे बहुत एतराज़ है। तो रूस ने भी तो चोरी किया था अमेरिका का बम, और इनकलाबियों ने उसके गुन गाए थे, नारे लगाए थे, और लेकिन अमरीकियों के लिए वो जासूस था, उन्होंने फांसी पर लटका दिया था। तो हो सकता है कि उनके लिए ये कोई बड़ा कारामंद शख्स हो, उनका आलाकार हो और उसने CIA के लिए काम किया हो, लेकिन हमारे लिए तो एक गैर मुल्की एजेंसी के लिए जासूसी करता हुआ पकड़ा गया है। और जब उस काम के लिए पकड़ा गया है तो हमारे कानून के मुताबिक उसको सजा देनी चाहिए। और अमेरिका का इस बात पे इसरार कि आप उसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ दो, आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करो, इस बात को जाहिर करता है कि अमेरिका पाकिस्तान में जितने उसके लोग जिस तरह ऑपरेट करते हैं उनके लिए प्रोटेक्शन भी मांगता है। पहली प्रोटेक्शन तो वो मांगी गई थी रहमत डेविस के, और उसके लिए तकरीर करवा दी गई थी ओबामा से। और वो ओबामा के बारे में एक तासुर ये भी है कि इमेच्योर है खारजा पॉलिसी के बारे में, खासतौर पर अब रूठा सा है पाकिस्तान से। जरदारी साहब के साथ भी रूठा मिला है, कोल्ड शोल्डर करने की कोशिश कर रहा है, और इस तरफ ये भी चाहते हैं कि जी हम कोई मामला तय हो या मामला आगे बढ़े। तो यही रवैया उसका उस वक्त भी गालिबन पाकिस्तान के साथ था, और जिसकी वजह से हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो है, अगर ये सजा दी गई है तो ये एक नॉर्मल बात है। और इस सजा का ऐन उस वक्त में आना जब हम उस पर नेगोशिएट कर रहे हैं जी। ये नेगोशिएट करना एक मसला है। दूसरी तरफ एक बात और भी अहम गिनी जा सकती है, वो ये कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट भी आने वाली है। मेमो कमीशन की रिपोर्ट भी तो अभी शायद वक्त है, लेकिन वो भी आने वाली है। उन रिपोर्टों से पहले इसको सजा होना जो है, इस बात की अलामत है कि रिपोर्टों की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि जो एक प्रोसीजर हमने इख्तियार किया हुआ था कानूनी, उसके तहत उसे नॉर्मल तहत सजा मिली है। मैं मुझे जो आप मंतकी इंजाम कहते हो, मंतकी इंजाम तो अभी इसका आगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, अमेरिका कितना प्रेशर डालेगा। कल उनका स्टेट डिपार्टमेंट का बयान आ जाएगा कि हमें इससे बड़ी तशवीश है या कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी अपने आप को एक्सपोज करेंगे। लेकिन इस मामले में भी पाकिस्तान जो है उसे अपने पांव पे खड़ा रहना चाहिए। यानी अभी मंतकी अंजाम के लिए देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल होती है। अच्छा, ये सब बलूचिस्तान में भी आज खासी पेशरफ्त रही। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बड़े सख्त जो हैं वो रिमार्क्स भी दिए हैं, जिनसे कुछ इशारे मिलते हैं। दूसरी तरफ जो है सरदार अख्तर मेंगल, उन्होंने फ्रीक बनने का ऐलान कर दिया है। आप क्या समझते हैं, इस बात की क्या तवक्कुल ली जा सकती है, क्या समझा जा सकता है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है? देखिए, अगर सरदार मेंगल ने फ्रीक बनने का ऐलान किया तो इसका मतलब यह है कि सिंध की क़यादत, वो क़यादत जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं, जो हट के है, वो इस बात पर मुतमईन है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जेन्युइन काम कर रहा है। ये भी इस बात की अलामत है अगर पाकिस्तान के वफाकी इदारे या वफाक वहाँ काम करे
तो वहाँ के लोग जो हैं उन्हें कोई किसे कहते हैं कुत्ते ने नहीं काटा हुआ कि वो इसकी मुखालफत करते रहेंगे, वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई हालात बहुत ख़राब हैं, आपको अंदाज़ा नहीं कि कितने हालात ख़राब हो चुके हैं और यहाँ कुछ भी हो सकता है। आइन के मुताबिक तो काम करता कोई नहीं, ना सूबाई हुकूमत कुछ करती है, ना वफाकी हुकूमत करती है। इसकी जगह फिर आइन के तहत कुछ हो सकता है। और उन्होंने कहा एमरजेंसी भी लग सकती है और कुछ भी हो सकता है। यानी ये एक बहुत बड़ा इशारा था कि एमरजेंसी कोई जो उनकी शिक है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसके नतीजे के तौर पर कुछ और भी हो सकता है जिस पर लोगों ने सुर्खियां लगाई कि मार्शल लॉ भी लग सकता है। ज़ाहिर है वो आईनी रास्ता तो नहीं है, लेकिन अगर फौज को या किसी और को कहा जाए कि आप अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ रखने की, और सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर दे, तो कोई इशारा था उस शिक की तरफ, जस्टिस आरफ खिलजी ने भी दिया था। तो इससे मेरा ख्याल में वफाक ने पहली बार बैठकर इस पर सोचना शुरू किया है कि उनका ख्याल है कि अगर ये सूरत हाल पैदा हो सकती है तो बड़ी गड़बड़ होगी। आज काबीना के इजलास में इसका तज़किरा आया, उससे बहस, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के कई इलाकों में बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, पाकिस्तान का तराना नहीं गाया जा सकता। ये कोई छोटी बात है, मामूली बात है। कहाँ है आपकी रिट जी? ना वजीर आला की कुछ सुनता है, ना किसी और की सुनता है, ना पुलिस कोई बात मानता है। एफसी के बारे में ये कहा जाता है कि वो लोगों को अगवा कर रही है, लेकिन एफसी कुछ भी करने और या साबित करने की पोजीशन में कोई कानून बनता नहीं उसको। तो लॉलेसनेस फॉर इनडेफिनेट पीरियड तो नहीं रखी जा सकती ना जी। इसको बहरहाल इसको काबू में लाना होगा, बलूचिस्तान की सूरत हाल को, वाक़े को, और उसको लेके बिल्कुल ठीक तरीके से आगे बढ़ाना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। और ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ये रिमार्क्स, अब 30 जून को इजलास है और वहाँ डिप्टी अटॉर्नी जनरल को बुलाया गया, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मुझे तो हालात की सितम ज़रीफ़ी जहाँ ले आई, मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। बिल्कुल, बस इस्तीफ़ा देने के बाद उनको धमकी नहीं थी। उन्होंने मतलब यार मतलब मैं बेबस हूँ, कोई मेरी सुनता नहीं है। हालात की सितम ज़रीफ़ी पता नहीं क्या होगी, किस वजह से बेचारे डिप्टी अटॉर्नी जनरल का ओहदा कबूल करने पर मजबूर हुए। पता नहीं उनकी वकालत चल रही थी कि नहीं चल रही थी, मुझे ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं है। हो सकता है वकालत न चल रही हो, या हो सकता है कोई सियासी दबाव हो, सियासी दबाव हो जिसके तहत उन्होंने ओहदा कबूल कर लिया, कुछ भी हो। लेकिन अब वो भी बेअदबी का इजहार कर रहे हैं। लॉ ऑफिसर जब इस तरह की बात करते हैं तो जाहिर है कि उसका क्या नतीजा निकल सकता है और क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है। चलो, ये तो बलूचिस्तान के वाक़े के हालात पर आपने रोशनी डाली। कुछ मईशत की बात करते हैं। डॉलर की कीमत 93 रुपीज़ की जो है उससे क्रॉस कर गई है। आप क्या समझते हैं कि ये हमारी मईशत पर इसका बोझ पड़ेगा? परेशानी की तो कोई बात नहीं कही जा सकती। नहीं, देखें, बात यह है कि ये डॉलर की कीमत एक साल के शुरू में प्रोजेक्ट की गई थी कि $94 तक पहुँचेगी। ये उमूमन पहले तय था कि इसकी कीमत को यहाँ तक पहुँचाना, ना पहुँचे तो भी पहुँचाना है। ये हमने जो IMF का खड़ा कर चाह रखा है ना जी, ये उसके इम्पैक्ट्स हैं। हम ग्रोथ अपनी बढ़ा नहीं रहे कि IMF ने क्या रखा है जी। बेरोजगारी हमारे यहाँ बढ़ रही है जी। हमने जो हमारा रिजर्व्स हैं, इस वक्त असल मसला क्या है, उसमें से हमने $11 बिलियन जो है 16, 17, 18 अरब का जो हमारा रिजर्व है, उसमें $11 बिलियन हमने लिए थे इनसे, IMF से। लेकिन पाकिस्तान ने कमाल ये किया है कि ये इसको ख़त्म कर दिया पहले कि हम मजीद नहीं लेंगे, और 3 कुछ बिलियन जो लिए नहीं, 7 कुछ लिए हैं। अब पेमेंट का मरहला आया, पहली किस्त हमने फरवरी में पे कर दी। अब हमने जून तक शायद 7 कुछ बिलियन पे करना, 40 हम आज पे कर रहे हैं या कल पे कर रहे हैं, बाकी कुछ बाद में करेंगे। रिजल्ट है कि वो रिजर्व जो है कम होंगे, लेकिन हमें तवक्को है कि एक्सपोर्ट से वो फिर फिल हो जाएंगे आइंदा 2-1 महीने के अंदर। यानी कि ऐसी बात नहीं होगी कि फिल नहीं होंगे, लेकिन फौरी तौर पर तो उसमें से निकलते हैं। जब निकलते हैं तो उसी की बेस पर, उसी की इक्वेशन के तहत जो फॉरेन करेंसी का रेट है वो मुकर्रर होता है, डिटरमिन होता है। तो वो रेट फौरन तौर पर उन्होंने मुकर्रर कर दिया, डिटरमिन कर दिया और उसे कम कर दिया गया। मेरे ख्याल से जो एजेंडा है, मैं एजेंडा ही कहूँगा, जो तयशुदा है कि ये जितनी फ्री मूवमेंट है, इसके तहत कहते हैं 94 पॉइंट कुछ जो है इस कीमत को जाना है। बहुत देर से 88 पे रुका हुआ था। हम कहते थे, वो कहते थे, लेकिन देखो पाकिस्तान ने अपनी करेंसी को संभाल लिया है। अब लगता है कि 94 तक जाएगा, और उस वक्त तक हम अपनी इस सूरत हाल को वापस नहीं ला सकते जब हम अपनी सनती ग्रोथ को ज्यादा ना करें, अपना जो डेफिसिट है उसको पूरा न करें। मैं सुबह भी खबर पढ़ रहा था, इंडिया की हालत कोई अच्छी नहीं है, वहां भी डेफिसिट, कर्जों की ज्यादती और बहुत चीजें हैं, वो उनके लिए प्रॉब्लम पैदा कर रही हैं। उनकी सनतें, उनकी जो ग्रोथ रेट 7% से ऊपर थी, कम हो गई है उससे। उनके यहाँ भी प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं, वो भी उन प्रॉब्लम का जिक्र करते हैं अपना। तो सारा इंटरनेशनल बहुत सा फिनोमेना है। हम कुछ वक्री टाइप के हैं, हमने कुछ और भी हरकतें कर रखी हैं, उसके नतीजे के तौर पर कुछ मामला ज़्यादा नाजुक हैं। लेकिन इस मामले में तो ये एक होना था, और जब आप पैसा दे रहे हैं उनको, तो उसके नतीजे के तौर पर ये अगर हुआ है तो कोई गैर मामूली बात नहीं है। हमें नज़र रखनी है और मईशत को संभालना है, अपने अखराजात पर काबू पाना है, और ये काम कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा फिर। चलिए मीर साहब, अल्लाह करे आपका तज़िया जो है वो सच साबित हो। आपकी इजाज़त से आज जो हमारे साथ यूथ है संगत फाउंडेशन से उन्होंने ज्वाइन किया, उन्हें शामिल करेंगे।
शाजिया नज़र, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। क्या सवाल है आपके पास? असल में मेरा सवाल इन्हीं से जो बात कर रहे हैं अभी IMF और पाकिस्तान के कर्जा जात की, इस पे बात कर रहे हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ी सी आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ख़त लिखा जाए वज़ीर आज़म को ऑर्डर, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया। जब स्विस बैंकों को ख़त लिखा जाए, स्विस अदालतों को लिखा जाए, शरीफ बरादरान के बारे में कहा जाता है कि उनका बहुत बड़ा सरमाया उनका भी बाहर है। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ख़त लिखें और उस पर कुछ मंगवाया जाए, हुकूमत उसको मानती नहीं, उस पर CM के खिलाफ फैसला, PM के खिलाफ फैसला आता है, उसको भी नहीं माना जाता। माजी में रहमान मल्लक के खिलाफ फैसला आया था, उसको स्वाब दीदी हक के जरिए माफ़ कर दिया गया। तो इसमें एक आम पाकिस्तानी के ज़हन में ये बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसके फैसलों को हुकूमत ने अगर लागू करवाना और वही नहीं मानती, तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ताकत है या क्या सिचुएशन पैदा हो सकती है कि वो अपने फैसलों पर अमल दरामद करवा ले अगर नहीं होता, जैसा कि अभी आप बात कर रहे थे। जस्टिस खिलजी ने भी कहा है, इफ्तिखार चौधरी ने भी कहा है कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन भी हैं, और गालिबन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन से उनका इशारा ये था कि हम फौज को भी कह सकते हैं, और आज उन्होंने कहा कि इमरजेंसी भी लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर हुकूमत ये सारे काम नहीं करती तो आइन के अंदर इसके कुछ सेफ गार्ड्स मौजूद हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिनको लेके बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। मसला ये है कि इस वक्त ये सारे जितने केसेस चल रहे हैं, एक ज़माना था कि कुछ छेड़ता नहीं था इनको, लेकिन अब चल पड़े हैं और फैसले भी हो गए हैं, तो एग्जेक्टिव उनको मान नहीं रही। अब आप अदलिया को नहीं कह सकते कि वो काम नहीं करता। वो कहते, लोग कहते थे कि अदलिया फैसला करे, ये थोड़ा उन्होंने देखना कि अमल दरामद होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर अवाम की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने इन लोगों को जिन्होंने वोट देकर इलेक्ट किया था उनको रिजेक्ट करें और अदलिया के पीछे एक कुव्वत नाफजा बन के खड़े हो जाएं, क्योंकि कुव्वत नाफजा जो अदलिया की होती है वो अवाम होती है। हमारे यहाँ तअस्सुर था कि कुव्वत नाफजा जो है फौज होती है और फौज के जरिए काम किया जाता है, और इसकी अब धमकी उन्होंने ये दी है। उन्होंने कहा कि खतरात मुझे नजर आते हैं कि ये ना हो कि आप सारे मामला को इतना गड़बड़ कर दें कि फौज को इंटरवीन करना पड़े।